आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे सीटीटी का। ये हम लोग चैप्टर वाइज शॉर्ट थ्योरी कर रहे हैं और प्लस साथ में एमसीक्यू थ्योरी का कर रहे हैं, जिससे कि सब कुछ आसानी से बढ़िया से समझ में आ सके। तो मैं शुरू करता हूँ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से। तो इसमें एक शब्द आ रहा है स्थल रूप। ये स्थल रूप होता क्या है? स्थल रूप क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर बनी अलग अलग प्राकृतिक आकृतियाँ स्थल रूप कहलाती है। जैसे कि पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये एक प्रकार का स्थल रूप है। अब यहाँ पे एक शब्द है पर्वत होता है। बहुत ऊंचे और ढाल वाले स्थल रूप, जैसे कि आमतौर पर यह 600 मीटर से अधिक होता है, इसे ही पर्वत कहा जाता है। जैसे कोई जगह बहुत ऊंची हो और चढ़ना मुश्किल हो, वह पर्वत ही होता है। उदाहरण के लिए हिमालय, ये अपने भारत में है। आल्प्स पर्वत ये यूरोप में है। तो ये एक प्रकार की ऐसा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 600 मीटर से अधिक। इसका प्रकार है वलित पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। 3 प्रकार के पर्वत होता है। वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन्स, इसमें हिमालय पर्वत को गिना जाता है। खंड पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन्स, इसमें ब्लैक फॉरेस्ट आएगा। और ज्वालामुखी पर्वत है, जिसमें फ्यूजी पर्वत होता है। यहाँ पे इस पर्वत पे क्या होता है कि ठंड का मौसम रहेगा, कम जनसंख्या रहती है और नदियों का ये स्रोत होता है। ये पर्वत वाली बात हो गई। पॉइंट पर्वत खत्म होता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, खंड, वलित, अवशिष्ट। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये कैसा पर्वत है दोस्तों? ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, वलित पर्वत। आगे आगे देखते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है? उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि, कठिन जीवन परिस्थितियाँ, अधिक उद्योग। आंसर हो जाएगा इसका कठिन जीवन परिस्थितियाँ, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पर्वत को पढ़ लिए, अब पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठार क्या होता है? ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि। ऊंचाई पर स्थित, जैसे ऊंचा रहेगा उसी के ऊपर समतल भूमि रहेगी, वो पठार कहलाता है। और इसे ही टेबल लैंड भी कहा जाता है, टेबल लैंड। जैसे पहाड़ के ऊपर एक सपाट मैदान होता है, उसे ही पठार कहा जाता है। जैसे दक्कन का पठार हो गया। ये क्या होता है कि खनिजों से भरपूर। पठार क्या होता है कि खनिजों से भरपूर रहता है, उसमें खनिज पाया जाता है, उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भारत का खनिज भंडार यह है पठार। सवाल इस पे देख लेते हैं कि भारत का खनिज भंडार किसे कहा जाता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्कन का पठार या फिर मरुस्थल। आंसर आसान है, अभी हम लोग पढ़े हैं। आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा स्थल रूप टेबल लैंड कहलाता है? ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है पर्वत, पठार, मैदान या फिर घाटी। टेबल लैंड किसको कहा जाता है? तो पठार को कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा पठार। नेक्स्ट आगे है, पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि, खनिज। नेक्स्ट ऑप्शन जल या फिर वन के लिए। जल या फिर वन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कृषि या खनिज में से कोई एक होगा, तो आंसर हो जाएगा खनिज। ये खनिज के लिए पठार जो होता है, खनिजों के लिए फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। आंसर देखते हैं हम लोग, खनिज था। अब हम लोग मैदान के बारे में जान लेते हैं। मैदान जो होता है एक समतल भूमि होता है, समतल और नीचे की भूमि होती है, मैदान इसको कहा जाता है। जहाँ आसानी से खेती हो सके और लोग बच सके, वही मैदान होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि गंगा का मैदान। यहाँ पे गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। इसकी खास बातें क्या है कि बहुत उपजाऊ होती है, सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे होता है और यह नदियों द्वारा निर्मित होता है। नदियों से ही बनती है मैदान। एक सवाल इस पे है कि गंगा का मैदान किस प्रक्रिया से बनता है? ज्वालामुखी, अपरदन, निक्षेपण या फिर भूकंप। भूकंप तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? अपरदन या फिर निक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? निक्षेपण। निक्षेपण इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पर्वत, पठार, मैदान या फिर मरुस्थल। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर होता है, तो ये मैदानों में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, मैदान। आगे क्वेश्चन है कि मैदान किसके द्वारा बनता है? हवा, ज्वालामुखी, नदियों के निक्षेप या फिर भूकंप से।
तो भूकंप से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैदान किसके द्वारा बनता है? तो नदियों के निक्षेप से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल रूप कैसे बनता है? सवाल यह है कि स्थल रूप कैसे बनता है। तो स्थल रूप दो प्रकार से बनता है, आंतरिक शक्तियों के कारण और बाहरी शक्तियों के कारण। तो पहले आंतरिक शक्तियाँ क्या है कि जैसे पृथ्वी के अंदर से आती है आंतरिक शक्तियाँ, जैसे कि हो गया भूकंप और ज्वालामुखी, ये पृथ्वी के अंदर होने वाला हलचल है। अब है बाहरी शक्तियाँ। बाहरी शक्तियाँ क्या होती है कि जैसे बाहर से कोई प्रॉब्लम होना, जैसे कि हवा, पानी, बर्फबारी होना, ये बाहरी शक्तियाँ होती है। ये अपर्दन और निक्षेपण करती है। उदाहरण के लिए जैसे नदी मिट्टी लाकर मैदान बनाती है, जैसे गंगा का मैदान है। अब इस पर जुड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन बाहरी शक्ति है? भूकंप, ज्वालामुखी, हवा या फिर प्लेट विवर्तनिकी। तो भूकंप ये आंतरिक शक्ति है, नहीं होगा। ज्वालामुखी आंतरिक शक्ति है, प्लेट विवर्तनिकी आंतरिक शक्ति है, हवा इसका आंसर हो जाएगा। हवा आंसर सही है। आगे, अब इससे जुड़े इम्पोर्टेंट सीटीटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं शॉर्टकट में। पर्वत जो होता है ऊंचा होता है, ठंडा होता है और यहाँ पे जनसंख्या कम होता है। तो ऐसे याद करने का ढंग है। पठार क्या होता है कि खनिजों के भंडार के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैदान जो होता है खेती और जनसंख्या के लिए ज़्यादा होता है। हिमालय क्या होता है कि नवीन और वलित पर्वत होता है। मैदान नदियों के निक्षेप से बनता है। पर्वत जो होता है यहाँ पे ऊंचा, ठंडा और कम जनसंख्या होता है, ये हम लोग अभी देख लिए हैं। आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि स्थल रूपों के निर्माण में कौन शक्तियाँ कार्य करती है? केवल आंतरिक, फिर है यहाँ पे केवल बाहरी, दोनों या फिर कोई नहीं। सवाल क्या था? सवाल ये था कि स्थल रूपों के निर्माण में कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है? तो दोनों शक्तियाँ कार्य करती है, आंतरिक और बाहरी, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस यही था आज के लिए। अब हम लोग इसके 1 और 2 चैप्टर बाकी है। 1-2 चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे, उसके बाद अगला सब्जेक्ट को ओपन करेंगे। क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट होगा। तो बस इतना ही था आज के लिए।